हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आशा करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और वर्ग 2 का जो एग्जाम है वो बहुत ही करीब आ गया है। तो आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं आप, वो निरंतर जारी रखिए और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, जो हम मैथ्स के जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ मेटल वेज 300 kg whose side is 3 centimeter. Find the length of each edge of a cube of a same metal which weighs 153.6 kg. 300 kg भार वाली धातु एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। अगर 153.6 kg भार वाली समान धातु के घन के प्रत्येक किनारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, आपको साइड दी है तो साइड बराबर दिया है 3, तो इसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 3 का घन कितना 27। तो 300 kg जो था उसके बराबर जो वॉल्यूम था वो 27 था, तो 1 kg बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27/300। उसी प्रकार हमें 153.6 kg का निकालना, तो ये आ जाएगा 27,300 इंटू 153.6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से काटे 9 बार में, 3 से काटे 3 एक कम 3, ये दशमलव का ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे तो ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 9 इंटू 1.536। इसे गुणा कर लेंगे तो 9 छके 54, 4 27 32, 9 पन्ना 45, 3 48, 4 9 4 13, ये आ जाएगा 13 पॉइंट। तो ये क्या आया आपका, ये वॉल्यूम आया है। क्या आया, वॉल्यूम आया। अगर वॉल्यूम बराबर 13.824 है तो जो भुजा है, भुजा का क्यूब होता है वॉल्यूम, भुजा का क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। यहां से अगर आप भुजा निकालोगे तो भुजा बराबर आ जाएगी 2.4। अब आपको पता होगा 24 का जो क्यूब होता है वो होता 13,824, 24 का क्यूब 13,824 होता, तो यहाँ 13.824 है, तो ये 2.4। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,824, 24 का क्यूब होता है। आप यूनिट डिजिट से निकालेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 आखिरी में आ रहा है, तो ऐसी संख्या यहाँ पे 2.4 ही आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 60। 60 के जो भी फैक्टर हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो 60 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं आप, 4 या 12 पंचे 60, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर इसका इसे गुणनखंड विधि से निकाल के इसे लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ कौन कौन से गुणनखंड है, एक तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 10, 10 आ जाएगा, 12 13 14 15 20 आ जाएगा, 20 25 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितने हो गए, 4 4 8 और 4 तिया 12 गुणनखंड हो गए। 60 के मतलब जो भी गुणनखंड आएंगे वो ये 12 हो गए। 4 4 4 12 गुणनखंड हो गए। तो हमें क्या, फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर, इनका एवरेज निकालना। तो एवरेज आप निकालोगे तो सबका योग कर लीजिए, पहले सबका सम बटे जितने नंबर हैं, तो इसे निकालेंगे। तो इन्हें सबको जोड़ोगे आप तो 60 30 90 20 110 110 120 130 140 140 7 147 11 6 5 11 4 15 15 5 20 और 21, तो ये जोड़ोगे आप तो 168 आएगा। कितना, 168 आया आपका सम। ये 12 संख्याओं को जोड़ोगे तो इनका सम 168 आया है। और कितने नंबर हैं, 12 हैं, 12 से काटेंगे, 12 एक कम 12 बचा 4, 12 चौके 48, तो ये जो एवरेज आएगा कितना आ जाएगा, 14 आपका एवरेज आ जाएगा। कुछ नहीं, आपको इसके जो गुणनखंड थे उनका सम करके जितने गुणनखंड से उससे भाग देना था तो इसका एवरेज आ जाता। फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर, गुणनखंड का औसत निकालना है। तो जो जो भी मतलब इसके गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, इनका सम करके जितने भी नंबर थे 12 नंबर थे, 12 से भाग दे दिए तो आपका एवरेज आ गया, 14 आपका एवरेज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सर्कुलर शीट ऑफ एरिया 9216 पाई इज गिवन, अ सेक्टर इज कट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड अ कोन इज मेड फ्रॉम इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। 9216
9216 पाई क्षेत्रफल की एक वृत्ताकार शीट दी गई है, एक त्रिज्या खंड को 45 डिग्री कोण पर काटा है और उसका एक शंकु बनाया जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये 45 डिग्री का कोण है, ये आर्क है ए बी लेंथ, आपको सर्कुलर सीट का एरिया दिया है, तो पूरी सर्कुलर सीट का एरिया मतलब इसका एरिया दिया है, तो सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया है आपको 9216 पाई, पाई से पाई चल गया, आर स्क्वायर बराबर 9216। अब ये किसका वर्ग होता, 9216 मतलब किसका वर्ग होगा, तो इसे निकालेंगे आप, तो इसके पास में क्या है 95 का वर्ग क्या होगा, मैंने बताया था लिखना, 5 का 25 और 9 10, 9 को एक बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 90 25, 90 25 से बड़ा है, तो 96 का वर्ग हो सकता है क्या, 96 का वर्ग निकालेंगे आप तो 6 का 36, 6 का 36 और 4 कम है तो इसमें से 6 का, सॉरी 96 का वर्ग 100 के करीब है तो इसको निकाल सकते हैं, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग 16, और इसी 96 में से 4 कम कर दीजिए तो यह आ जाएगा 9216, 9216 का आएगा 96 का वर्ग हो गया, तो आर बराबर आ गई रेडियस 96, आपकी रेडियस आ गई 96 रेडियस आ गई, तो यहां से अब आप लेंथ जो है, 96 आपकी रेडियस आ गई, इसी रेडियस से आप 1 मिनट, 96 रेडियस आ गई, लेंथ निकाल सकते हैं, जो लेंथ आर्क की लेंथ निकालेंगे वो होगा थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा हो गया 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर बराबर हो गया, आर यहाँ से निकाल लिया हमने 96, आर बराबर हो गया 96, 45 से काटेंगे तो ये 45 से 8 बार में जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 12 बार में जाएगा, तो ये आ गया 12 दूनी 24, 24 पाई, ये जो है लेंथ, आर्क की लेंथ आ गई क्या, आर्क की लेंथ, आपको आर्क आर्क की लेंथ भी आ गई, आर्क की लेंथ आ गई 24 पाई। अब हम यहाँ पे इस आर्क से, इससे एक कोण बना लेते हैं, ये कोण बनाए, तो यहाँ हमें रेडियस निकालना है, और ये जो हमें स्लैंट हाइट दी है ये कितनी दी है 96, और हाइट निकालना है, तो अब आपको पता है ये पूरा, ये जो पूरा है ये हमने अभी निकाले हैं, कितना था 24 पाई के बराबर, 24 पाई बराबर हो गया 2 पाई आर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा, 2 पाई से काटूंगा तो पाई से पाई चल जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार में, यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, रेडियस 12 हो गई, रेडियस 12 है, ये 96 है, तो आप इसे सॉल्व करके ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं, तो ये ट्रिपलेट से कितना आएगा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको 96 दिया है, हमने रेडियस यहाँ से 12 निकाल लिए, ट्रिपलेट से निकालोगे आप, ये होगा 96 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर ये जो हाइट ये आ जाएगी
तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 96 होता है 92 16 माइनस 12 144। या आप ऐसे भी नहीं इस तरीके से निकाल सकते, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। तो ये इस तरह का त्रिभुज बन गया, ये है 8, ये है 1, ये वाली हाइट निकालना आपको, 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 63। 63 को सॉल्व करूंगा मैं तो 3√7 आएगा। तो 3√7 किसका आया, इसका। अब हम इसे 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36√7। तो आपकी यहाँ से क्या आ गई, जो ऊंचाई आ गई वो आ गई 36√7। आपसे क्या पूछा था, आपसे जो पूरा वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम पूछा था, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, पाई रहने दीजिए आर। ये कोन का रेडियस निकालना है आपको, कोन की रेडियस आपको यहां से पता थी, आर बराबर 12, तो ये हो जाएगी 12 इंटू 12। और एच बराबर क्या है, एच बराबर है आपका 36√7। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 12 बार में जाएगा, ये आ गया 12 का क्यूब √7 पाई आपका आंसर आएगा। 12 का क्यूब होता है 1728, 1728√7 पाई सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, 1728√7 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले आपने इसमें ये जो सेक्टर बनाया है, इस सेक्टर से कोन बनाना है हमको, तो इससे ये कोन बनाया हमने, और ये जो कोन बनी है ये इसका जो नीचे का जो सर्कल है, इसका एरिया जो लेंथ, आर्क की जो लेंथ है इसके बराबर होगा। तो वो ही हमने लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ बराबर कर दिए थे 2 पाई आर के। तो ये यहाँ से रेडियस निकल के आ गई थी, इसकी रेडियस जो निकल के आई, रेडियस और स्लैंट हाइट से हमने हाइट निकाल ली है। हाइट जो आई थी वो आई थी आपकी 36√7, 36√7 हाइट आ गई थी। हाइट से आपने, हाइट आने के बाद आपने वॉल्यूम निकाले, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो 1728√7 पाई आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर √13 माइनस √12, बी बराबर √17 माइनस √16, सी बराबर √19 माइनस √18, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना या क्या ये तीनों बराबर है, कौन सा क्या बड़ा है। तो हम सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं। ए बराबर √13 माइनस √12, इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √13 प्लस √12। ये यहाँ से सॉल्व होगा तो √13 प्लस √12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से वो होगा सॉल्व, तो 13 माइनस 12 ऊपर, नीचे √13 प्लस √12। तो ये सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा डायरेक्ट 1 अपॉन √13 प्लस √12, ये आ गया। उसी प्रकार बी को सॉल्व करेंगे तो बी में भी एक का अंतर है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √17 अपॉन √16। उसी प्रकार सी को सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा, इसमें भी 19 और 18 एक का अंतर है, तो 1/√19 प्लस √18। अब आपको दिख रहा होगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें ऊपर का जो है न्यूमरेटर जो है तीनों में बराबर है, तीनों में एक और एक और एक। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, ए का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये वाला बड़ा होगा। फिर बी का डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, ए का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। ये छोटी संख्या से कोई भी संख्या आप एक को 2 से भाग दोगे तो ये बड़ा आएगा, एक को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो ये छोटा आएगा। क्यों, ये छोटी छोटी संख्या से भाग दोगे तो ये बड़ा आएगा। उसी प्रकार ये डिनोमिनेटर √13 प्लस √12, ये छोटा है, छोटी संख्या से भाग दूंगा तो ये ए बड़ा आएगा। उसी प्रकार इससे बड़ी ये है तो बी इससे छोटा आएगा। उसी प्रकार √19 प्लस √18, इससे बड़ी ये है तो इससे छोटा ये आएगा। तो ए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा बी और सबसे छोटा सी। तो कुछ नहीं निकालना था आपको, यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, √13 की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब ये √17 और 16, इन दोनों का योग जो आएगा √17 प्लस √16 से छोटा आएगा। ये वाला जो है ये इससे छोटा आएगा, तो सी से बड़ा बी, बी से बड़ा ए, तो सबसे बड़ा ए, उससे छोटा बी और बी से छोटा सी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, इसे रेशनलाइज करके
देखना था कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, द डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर का गुणज नहीं है। तो यहाँ पे देखना 3 अंकों की कोई भी संख्या में ले लेता हूं, 714, ये मैंने एक संख्या माना, एक संख्या क्या है 714, और इसे बदलें मतलब क्या रिवर्स कर दूं, रिवर्स करा मैंने तो रिवर्स में 417, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर 14 में 7 गए 7, यहाँ क्या बचा 10 में से 1 गए 9, और ये यहाँ बचेगा 6 में से 4 गए 2। अब आप इसे भाग करके देख लीजिए काय से भाग जाएगा, तो इसका कौन सा मल्टीपल नहीं है, क्या इसका गुणज नहीं है, ये पूछ रहा है। ये आपको दिख रहा है 9 से, 9 से भाग चला जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा, 11 से देखेंगे तो ये 11 से भी भाग चला जाएगा, जब 9 और 11 दोनों से भाग जा रहा है तो 99 से भी भाग चला जाएगा। ये दिख रहा है 9 से भाग जाने के लिए इनका योग 9 से भाग होना चाहिए, तो ये 9 दिख रहा है, इन दोनों का योग 9, 9 से भाग चला जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, इन दोनों का योग और इन दोनों के योग के बीच में अंतर 9 माइनस 9 0 आ रहा, तो 11 से भी भाग चला जाएगा। उसी प्रकार 9 और 11 से भाग जा रहा तो 99 से भी भाग जाएगा, 99 से भाग 3 बार में भाग करेंगे, 9 27, 9 27 और 2 29, 99 से भी भाग जाएगा, तो 9 से चला गया, 11 से चला गया, 99 से चला गया, मगर 101 से भाग नहीं जाएगा, तो गुणज नहीं है पूछ रहा, तो 101 आपका करेक्ट आंसर है। कोई संख्या लेना है हमको, उसको रिवर्स कर दिए और इनके बीच का जो अंतर है वो किसका मल्टीपल होगा या इनका अंतर किसका गुणज नहीं होगा पूछ रहा है। यहाँ पे नहीं होगा पूछ रहा है, 9 11 और 99 होंगे, 101 नहीं होगा, नहीं होगा पूछ रहा है आपसे, 9 11 99 से भाग चला जाएगा, इसका जो अंतर है, तो हमने मान लिया, कोई भी संख्या मान सकते हैं आप इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 20% पर एन्यूम फॉर 1.5 years when interest is compounded half yearly, मतलब आपको अर्धवार्षिक कंपाउंडेड हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या है, अगर 1/2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो आपको यहां पता है 1/2 साल के लिए बोल रहा है, इतने वर्ष के लिए बोल रहा है, और ब्याज कितना है 20%। हम यहाँ पे क्या इसे डबल कर सकते हैं, इसे डबल कर दिया मैंने तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, और ब्याज को आप कर लोगे आधा, इसे दोगुना कर रहे हैं, इसे आधा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10%। अब 10% को चेंज करेंगे तो 10% बराबर होता है 1/10, मतलब 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है 10 से 11, 3 वर्ष के लिए 10 का क्यूब, यहाँ 11 का क्यूब, 10 का क्यूब होगा 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 1000 से 1331 हो रहा है, कितना 331 रुपए बढ़ रहा है। 1000 रेसो की वैल्यू थी 4000 रुपए, 1000 रेसो की वैल्यू थी 4000 रुपए, तो एक रेसो की वैल्यू आ जाएगी 4 रुपए, तो 331 रेसो की वैल्यू हो जाएगी 331 इंटू 4, 4 एक कम 4, 4 दिया 12, 1 4 दिया 12 और 1 13, 1324 रुपीज जो आपका जो ब्याज आएगा आपका वो आएगा सी ऑप्शन, 1324 रुपए आपका ब्याज आएगा। कुछ नहीं करा मैंने, ये जो समय था, समय 1.5 वर्ष दिया था, इसको दुगना कर दिया 3 वर्ष कर दिया, जो रेट दिया था 20%, इसे आधा कर दिया 10%, तो 10% की दर से 3 साल के लिए, तो 10% की दर से 10 से 1 बढ़ रहा है, तो 10 से 11 हो रहा है, कितना 10 से 11 हो रहा है, 3 वर्ष के लिए लगाया तो 10 का घन 1000 और 11 का घन 1331, 1000 रेसो की वैल्यू ये निकाल ली हमने, 1000 रेसो की वैल्यू 4000 दी है, तो एक रेसो की वैल्यू 4 रुपए, तो 1000 से कितना 1331 हो गया, तो 331 रेसो बढ़ा है, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 1324 रुपए आपका जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 1324 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 28%, 28% डिस्काउंट, मतलब 100 में से 28% का डिस्काउंट दिए तो 72% की वैल्यू आपको दी है 324 रुपी ऑन इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से 28% का डिस्काउंट दिए तो क्या आ रहा आपका, मार्क प्राइस से 28% का डिस्काउंट दिए
तो 324 रुपए में बेचा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस दी है 300 रुपीज। इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% का डिस्काउंट ऑन द सेम मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट पूछा। एक दुकानदार ने 324 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, इसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद वो वस्तु 28% छूट देने के बाद वो वस्तु को बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है। यदि वह वस्तु को उसके समान अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 72% की वैल्यू 324, तो यहां से अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 324 बटे 8 से काटेंगे 9 बार में, 8 के 32, जीरो का जीरो, 8×5 = 40, इसे गुणा करेंगे तो यह जाएगा 40, 50, 9 से काटे 9×4 = 36, बचा 4, 9×5 = 45, जीरो, 450। 100% की वैल्यू 450। अब वो बोल रहा है 450 में आपने 18% की छूट दी है, 450 में 18% की छूट दी है तो कितने में बेचो होगे? 18% की छूट दी है तो आपने 82% में बेचे। 82% की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा 5×9 = 45, 5 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 41 बार, 9 × 1 = 9, 9×4 = 36, 369। कितने? 369 रुपीज में आपने बेचा ऐसे, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 300 रुपीज। तो कितना? 300 से 369, 69 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? 69 रुपए बढ़ा 300 में, तो 100 से निकालेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 23% का आपको लाभ होगा। कितने परसेंट का? 23% का। कुछ नहीं, सबसे पहले मार्क प्राइस निकाली, तो मार्क प्राइस यहां से आ गई कितना? 450। 450 मार्क प्राइस आई, उसमें 18% की छूट दी है तो 82% की वैल्यू हमने निकाल ली है। 18% की छूट, 82% की वैल्यू निकाले तो ये जो आया 18% की छूट देने के बाद 369 रुपए में बेचा, तो ये कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा है? 69 रुपीज ज्यादा है। तो 300 रुपए का कितना परसेंट है? तो 23%। आपका आंसर हो जाएगा 7 का 8वां। इफ 8% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, देन हाउ मेनी डेज विल 12% कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब आपको पता है टोटल वर्क तो समान होगा। 8 लोग 9 दिनों में जितना काम करते हैं उतना ही काम 12 लोग 12% एक्स दिन में करेंगे। तो 8 9 72, तो 72 बराबर 12x, तो 12 से काटेंगे 6 बार में, तो एक्स की वैल्यू 6 दिन में उसी कार्य को 6 दिनों में 12 लोग कितने 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का वर्क समान करना था। 8 × 9 बराबर 12 × x, तो जो x दिनों में 6 दिनों में आपका काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर इज एन इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। कोई संख्या अपरिमेय होती है यदि और केवल यदि उसका दशमलव प्रतिनिधित्व हो। तो आपको पता है रियल नंबर, जो रियल नंबर इसके अंदर एक तो रेशनल आता है, क्या आता है? रेशनल, और एक आता है इरेशनल। ये होती है परिमेय और ये होती अपरिमेय। तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो या तो टर्मिनेट हो जाएंगी, कैसी हो जाएगी? या तो टर्मिनेट हो जाएगी या नॉन टर्मिनेट। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगी। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और वहीं पे अगर इरेशनल का पूछें तो यहां पे ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है इसका दशमलव प्रसार आपसे कोई भी पूछे तो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट करती है। क्या? ना तो टर्मिनेट होगी, मतलब ना ही खत्म होगी, और ना ही दोहराई जाएगी। और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर टर्मिनेट नहीं होगी तो रिपीट हो जाएगी। और आपको पता है रेशनल नंबर को पी/क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे पी/क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब 2/3 ये रेशनल नंबर हो गया, 1/3 ये भी रेशनल नंबर है। इसमें क्या 1/3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.3333। तो ये क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। 10 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9।
ये क्या 3 रिपीट हो रहा है, इसे 0.3 की बार 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा मगर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। मगर √2 ले लो आप, या इस तरीके का नंबर ले लो 0.130, फिर 40, इस तरीके से चलेंगे तो ये तो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, अगले वाले में 5 जीरो आएंगे, तो ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, तो ये इर्रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होती है, उसका जो दशमलव प्रसार हो, क्या दशमलव डेसिमल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, वो ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, ना खत्म होने वाला है ना ही दोहराने वाला। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और अगर आपका टर्मिनेटिंग पूछ ले तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो भी रेशनल नंबर का होता है। तो अपरिमेय संख्या का पूछा हमसे, यहाँ पे ना ही टर्मिनेट होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म होने वाला है ना दोहराने वाला है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी क्यू इज ए नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इट्स डिजिट, पी और क्यू इसकी डिजिट है, एंड सम ऑफ पी क्यू एंड क्यू पी इज 132। तो मैं मान लेता हूं कोई भी संख्या, मैं एक संख्या मान लेता हूं यहाँ पे पी क्यू और क्यू पी, तो 2 डिजिट की संख्या लिखेंगे तो इसे 10x प्लस वाई इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर ये पी क्यू है तो क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स वाई को इस तरीके से लिखेंगे आप, तो ये दाही में आ रहा है, ये इकाई ये दाही, तो इसे 10x प्लस वाई इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पी क्यू को 10x प्लस वाई और क्यू पी को 10y प्लस एक्स, इन्हें आप जोड़ोगे तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y, ये आ जाएगा 11 कॉमन x प्लस वाई, ये बराबर दिए आपको 132 के, तो 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या दी है 12। और आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द सम ऑफ पी एंड क्यू, तो ये जो पी एंड क्यू है इसी का सम आपके पास आ गया 12। कुछ नहीं, आपको सबसे पहले पी क्यू को रिप्रेजेंट करना, एक्स वाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर एक्स दाही के स्थान में है तो इसे लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई, उसी प्रकार अगर इसे उल्टा कर देंगे तो y दाही के स्थान में हो जाएगा तो इसे लिखेंगे 10y प्लस एक्स। तो ये पी क्यू, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया पी क्यू, पी क्यू बराबर 10x प्लस वाई। उसी प्रकार ये नंबर हो गया क्यू पी 10y प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्यू पी प्लस पी क्यू का सम दिया था 132, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये आ गया 11x प्लस 11y, 11x प्लस वाई बराबर 132। तो x प्लस वाई हमें p प्लस क्यू की वैल्यू पूछा था, इसे p मान लोगे और आप इसे q मान लोगे, तो हमसे क्या इनका सम पूछा, तो इसका सम आएगा फोर्थ ऑप्शन 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12। जो आपको मानना है वो सही तरीके से मानना, 10x प्लस वाई, पी क्यू को मानेंगे 10x प्लस वाई तो क्यू पी हो जाएगा 10y प्लस एक्स, सही तरीके से मानोगे आप तो आपका आंसर सही आएगा, x y और y x नहीं मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल 135 डिग्री। अब ये पॉलीगन में इंटीरियर एंगल दिया है मगर हमें यहाँ एक्सटीरियर से निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से निकालना बहुत ही ईजी पड़ता है। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से इंटीरियर पता है हमें, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135, तो 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, विच एमंग ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, साइड निकालना। तो नंबर ऑफ साइड, तो जो साइड भुजा का जो फॉर्मूला होता है साइड निकालने का वो होता है 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, क्या बटे एक्सटीरियर एंगल। तो ये अगर आप यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 45, 9 से काटूंगा 5 बार में, 9 से काटेंगे 9 चौके 36 40, 5 से काटेंगे 8 बार में, एन बराबर आ गया आपका 8, 8 मतलब अष्टभुज हो गया या फिर ऑक्टागन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं आप, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे एन, मगर उससे आपको बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो यहाँ से अब मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का योग पता है 180 डिग्री होता है,
तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आ गया। अब आपको पता है भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहा कोण, एन बराबर होता है 360 डिग्री बटे बाहा कोण। तो यहाँ से आपकी भुजा निकल जाएगी, ये एन बराबर ही भुजा होता, तो भुजा निकल के आ गई यहाँ पे 8, 8 मतलब होता अष्टभुज या ऑक्टागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 53 देन फाइंड x माइनस 1/x। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता, मगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 53, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 53 में से 2 घटाएंगे तो ये जाएगा 51। अब आपको क्या x माइनस 1/x के फॉर्म में चेंज करना है इसे, तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, दोनों साइड आप 2 से माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 2 से माइनस करें, यहाँ पे भी 2 से माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x का पूरे का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 49, ये अंडर रूट इधर गया तो x माइनस 1/x, ये हो जाएगा अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7, सात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, दोनों साइड 2 से माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यह आ गया 49, 49 बाहर आएगा तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 7। यहाँ दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, +7 और -7 दोनों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसमें देख लेंगे हम इसके आंसर, +7 -7 दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे। इसका जो भी आंसर आएगा -7 स्क्वायर करेंगे तो 49, हाँ दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे। यहाँ पे ऑप्शन का मिस्टेक हो गया होगा, +7 और -7 जो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी +7 -7 दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे, दोनों ऑप्शन डल गए होंगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज p देन वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री। तो आपको पता है दो सप्लीमेंट्री एंगलों का योग x और y अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण के बीच का अंतर 20 डिग्री है, यदि इनमें से छोटा कोण p है तो 3p माइनस 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो दो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगलों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इनका अंतर आपको यहाँ पे दिया है, इनका अंतर कितना है 20 डिग्री। यहाँ से निकालेंगे आप, इसे सॉल्व कर लीजिए तो 2x बराबर 200, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। अगर x 100 है तो y कितना हो गया 80 डिग्री। अभी इसमें क्या बोल रहा है, तो स्मॉलर एंगल मतलब 80 डिग्री, 80 डिग्री बराबर p है, तो 3p माइनस 50 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे 3p माइनस 8 या 24 240 माइनस 50, इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 190 डिग्री। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री जो दो सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इनका अंतर यहाँ पर दिया था, इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस से, तो यहाँ x और y की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री। तो आपको बोला है जो छोटा वाला कोण है वो p के बराबर में है, तो p बराबर स्मॉलर एंगल छोटा कोण 80 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 3p माइनस 50 डिग्री की वैल्यू पूछी थी। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 190 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 3 numbers are in the ratio 2 3 4 के रेशो में एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 33,957। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, तो तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग 33,957 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीन संख्याएं हैं 2 3 4, तो इसे अगर माने हम उनके घनों का योग, इनके घनों का योग ले लें तो ये
2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, इनके घनों का योग जो दिया है वो आपको दिया है, कितना दिया? 33,957। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8x क्यूब, ये आ जाएगा 27x क्यूब, ये आ जाएगा 64x क्यूब बराबर 33,957। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 60 20 80, 8 7 15, 90 95 99, तो हो जाएगा 99x क्यूब बराबर 9 से काटते हैं, 9 से काटे 11 बार में, 9 से काटेंगे, 9 तिरिया 9 तिया 27, बचा कितना? 6, 9 सत्ते 63, बचा 6, 9 सत्ते 63, बचा 2, 9 तिया 27। अब 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, बचा कितना? 4 47, 11 चौके 44, बचा कितना? 3, 11 तिया 33, 11 से कट गया तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 343, तो एक्स बराबर आ गया आपका 7 का घन होता है ये, एक्स बराबर 7। तो आपसे क्या तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा, तीनों संख्याओं का योग मैं यहाँ से जोड़ लेता हूँ, 2x प्लस 3x प्लस 4x, इसे जोड़ेंगे 3 2 5 4 9x, एक्स की वैल्यू हमें 7 दी है तो 9 सत्ते 63 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, तीनों संख्याओं के घन का योग दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, वहां से आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी और फिर तीनों संख्याओं में एक्स की वैल्यू रख देंगे आप, तो संख्याएं आ जाएंगी। ये संख्याएं रेसो में दी है इसलिए यहाँ पे एक्स का तीनों संख्याओं का सम ये दिया 9x और x की वैल्यू यहाँ से 7 आई तो 9 सत्ते 63 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मुकेश गिव्स 3 pencil free on the purchase of 6 pencil. He also allows a discount of 10% on mark price, but he still manage to earn 20% profit. Find the ratio of cost price and mark price of the pencil. मुकेश ने 6 पेंसिलों की खरीद पर 3 पेंसिल मुफ्त में देता है और वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है, लेकिन फिर भी वह 20% का लाभ कमाने में सफल रहता है। पेंसिल के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको जो 6 पेंसिल थी मैं इनकी मार्क प्राइस मान लेता हूं 10 रुपीज के हिसाब से 60 रुपए है। 3 पेंसिल फ्री में दिया है, ये वाली फ्री में दिया तो इनकी मार्क प्राइस हो जाएगी 10, इसे भी 30, कितनी टोटल मार्क प्राइस तो आपकी 90 हो गई। वो बोल रहा है 6 पेंसिल कितने, 6 पेंसिल 60 रुपए में, इसकी जो मार्क प्राइस आई 60 रुपए, इसमें क्या बोल रहा है 10% की छूट और देता, 10% की छूट दिया तो कितने 90% बराबर की वैल्यू, 10% की छूट दिया तो कितनी 90% वैल्यू हो जाएगी, तो 90% 2 जीरो से ये 2 जीरो का 9 6 54, 54 रुपए में बेचता है। 54 रुपए में बेचने के बाद वो बोल रहा है 20% मतलब 20% का प्रॉफिट अर्न किया, तो ये क्या 120% की वैल्यू 54 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। 120% की वैल्यू 100 है, 54 है तो 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 और ये 120। 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 9 बार में, तो 100% की वैल्यू आपकी आ गई 45 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस 45 रुपए, 45 रुपए 100% की वैल्यू, तो टोटल मतलब कॉस्ट प्राइस है कितनी 45, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 45 और मार्क प्राइस आपको यहाँ पे दी थी 9 पेंसिलों की मार्क प्राइस कितनी 90 रुपए, तो 45/90, ये रेशो क्या आ जाएगा 1:2 का 1:T। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 पेंसिलों की खरीद पर तो आपको पैसा तो सिर्फ 6 का देना, 3 आपको फ्री मिल रही है, मगर उनका क्या प्राइस होगा, तो उनका 30 रुपीज प्राइस होगा। तो 6 पेंसिलों की खरीद पर तो 60 रुपए में 10% की छूट दी है तो 90% हमें पे करना है, तो 90% की वैल्यू आ गई 54। जो 54 रुपए में जो बेच रहा है ये, इसमें भी इसको 20% का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है मतलब 120% की वैल्यू 54 रुपए, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकाले तो 100/120, तो 5/6, 6 से काटेंगे 9 बार में, 9 × 45, तो 100% की वैल्यू 45 रुपए आ गई, तो ये कॉस्ट प्राइस आई हमारी 45।
क्या कॉस्ट प्राइस 45 आई, जो मार्क प्राइस थी वो टोटल कितनी 90 थी, तो 45/90 का जो रेशो है वो 1:2 का रेशो आएगा। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 77 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे आप, तो 77 इंटू 8, 8×7 = 56 की 6, 56 और 6, 8×7 = 56 और 5 61, 616, ये आपका एरिया आ गया। ये जो एरिया है ये एरिया बराबर है वृत्त के एरिया के, तो यहां से काटेंगे आप, तो ये 616 बराबर 22/7, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 308, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 8 28, 11 8 88, ये 28, इसे मैं लिख सकता हूँ 4×7, ये 7 इधर जाएगा तो ये भी 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर आ गया आपका, एक 7 बाहर और एक 2 बाहर, आर बराबर 14, आर बराबर 14 अगर आ गया, परिधि निकालना है 2πr, 2 × π 22/7, रेडियस 14, 7 से काटेंगे 2 बार में, 22 दूनी 44 दूनी 88, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। जो सरकमफेरेंस आएगी वो 88 आपकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πr। कुछ नहीं करना, एरिया जो रेक्टेंगल का जो एरिया निकलेगा उसे सर्कल के एरिया के बराबर में यहाँ पे रख दिया हमने, सर्कल का एरिया के बराबर रख दिया, तो यहाँ से रेडियस आ गई, रेडियस आ गई कितनी, आर बराबर 14। आपको पता रहना चाहिए कि एरिया अगर 616 दिया है तो उसकी रेडियस 14 होगी, एरिया अगर 154 दिया है तो इसकी रेडियस 7 होती। कैसे, πr² 22/7 × 7 × 7, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1 15, रेडियस 7 दी है तो एरिया 154 और रेडियस 14 दी है तो एरिया 616। ये आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए, ये पता रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट रेडियस निकाल लेते, रेडियस बराबर 14, अगर रेडियस 14 है तो आपको सरकमफेरेंस बहुत आसान हो जाएगा, 2 22/7 और रेडियस 14 रख दीजिए, 2πr होता है सरकमफेरेंस का फार्मूला। तो यहाँ से 2 बार में काटेंगे, 2 दूनी 4, 22 × 4, 88 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ABCD इज अ रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD कोई रेक्टेंगल है, PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ APQ। तो आपको ABCD एक आयत है, P और Q AB और AD के मध्य बिंदु है, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, आपको जो P है वो AB का मिड, P ये मध्य बिंदु है, आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया, ये अगर 24 है तो आपको पता है जो भी मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, अगर ये 24 है तो इसमें सिमेट्री रहती है तो ये भी 24 हो जाएगा, तो पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया, पूरे आयत का जो एरिया हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु गौर से देखिएगा, ये मध्य बिंदु है, अब मैं यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लेता हूँ BC का, ये हो गया Q, PQ, ये हो गया S, यहाँ पे एक मध्य बिंदु ले लेता हूँ, ये हो जाएगा R, ये मध्य बिंदु पर मैंने ले लिया। पूरे ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया था, 48 हो गया था। अब यहाँ पे PQRS ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है PQRS, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये एक रोम्बस बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 48 का आधा होगा, तो कितना हो गया 24। अब देखिए आप,
जिस तरीके से आप उसे देख रहे थे उसी तरीके से इसे देखिए। कितने त्रिभुज हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4 त्रिभुज सिमेट्री से हैं। इसका वो एरिया हो गया 24। तो जो 24 एरिया जो बचा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इस 4 त्रिभुजों में एपी क्यू, पीबीएस और एसआरसी, ये वाला एक, ये वाला एक, दो, तीन, ये जो 4 त्रिभुज हैं, चारों त्रिभुजों सिमेट्री के दौरान चारों त्रिभुजों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो 4 से काटेंगे 6 बार, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक त्रिभुज। ये एक नंबर, दो, तीन, चार, इन चारों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक का एरिया होगा। तो हमसे क्या एपी क्यू, ये वाले का एपी क्यू, इसका क्षेत्रफल पूछा था तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए, त्रिभुज के अंदर ये रोम्बस बनेगा। पूरे त्रिभुज का एरिया 48 था तो रोम्बस का एरिया आधा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। जब रोम्बस का एरिया ये वाले भाग का एरिया 24 है तो बचे वाले का एरिया 24 4 भागों में बराबर भागों में बटेगा। इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी। अब ये तो थेल्स थ्योरम से आपको पता होगा, एडी और बीडी, एडी और बीडी का जो रेशो होता है वो एई और ईसी के रेशो के बराबर होता है। थेल्स थ्योरम से ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो उधर चला जाएगा ये एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, ये 4x उधर जाके माइनस होगा, 5x में से 4x गया तो x बराबर 3। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। अब रेशो निकाल के डायरेक्ट रख के ऑप्शन से भी रख सकते हैं आप। अगर x की वैल्यू में 3 लेता, 3 नीचे आ जाता, 3 और 1 4, ऊपर आ जाएगा 3 3 6, नीचे आ जाएगा 3 और 5 8, 2 से काटूंगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 में सेटिस्फाई हो रहा, दोनों रेशो बराबर आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं आप थेल्स थ्योरम से। PQRS is a square, A is the midpoint of PQ and side of a square is 18 सेंटीमीटर। ये साइड दी है आपको, वर्ग दिया है तो इसकी भुजा, सारी भुजा 18 होगी। ये 9 है तो ये भी 9। PQRS एक वर्ग है, A PQ का मध्य बिंदु है, A जो है ये PQ का मध्य बिंदु है, और वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ज्ञात करना, रेडियस ज्ञात करना आपको, कुछ नहीं, इसे आगे बढ़ा दीजिए, इसे यहाँ बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे, बढ़ गया। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे, तो ये इसकी भुजा ये वाली 9 दी है तो ये करस्पॉन्डिंग साइड से ये भुजा 18 आ जाएगी, आ जाएगी। इसे मैं डी नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। अब ये क्या है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अगर मुझे रेडियस निकालना, इस तरीके से हो गया, ये त्रिभुज के अंदर, कोई एक त्रिभुज के अंदर ये रेडियस निकालना, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया अपॉन अर्ध परिमाप, एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। तो ये त्रिभुज का एरिया, राइट एंगल त्रिभुज होगा, इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो राइट एंगल त्रिभुज का एरिया होता 1/2, ऊंचाई कितनी है 18, और नीचे बेस, बेस इंटू हाइट, हाइट हो गई 18, बेस हो गया 36। इसी प्रकार ये पूरे त्रिभुज का आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस निकालोगे तो यहां से इसमें ट्रिपलेट लगेगा तो 18 9, 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 324 प्लस 81 बराबर 405। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9√5। तो ये ए एस
ये वाली 9√5 है तो ये भी 9√5 हो जाएगा। ये 9√5 AS बराबर 9√5 है तो AD बराबर भी 9√5 हो जाएगी। दोनों सिमिलर है तो 9√5, ये क्या करना, ABC तीनों भुजाओं को जोड़ना, तो एक हो गई 18, एक हो गई 18 दूनी 36 और ये हो गई 9√5, 9√5 18√5 बटे 2, तो ये आ जाएगा 54 प्लस 18√5 बटे 2। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखाएगा 54 प्लस 18√5 बटे 2। ये 2 से ये 2 चला गया, ये 2 से ये 2 चला गया, तो सॉल्व ये निकाल लिया हमने, 2 से 2 चला गया। आगे का देखते हैं, ऊपर आ जाएगा 18 इंटू 36, नीचे 18 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 18 तिया 54 प्लस √5, 18 कॉमन लेके 18 से 18 काट दिए तो रेडियस बराबर आ गया 36/3 प्लस √5। तो इसमें देखिए 36/3 प्लस √5, या ये आंसर आ गया आपका। सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया आपको। त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त दिया है, मतलब ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल दिया तो अंतर त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता उसका एरिया क्या, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो ये इससे यहां से निकाल लिए। अब डायरेक्ट इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से वर्ग दे और उसके अंदर एक वृत्त दे और वृत्त की रेडियस पूछ ले तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा क्या, जो वर्ग की भुजा है, जो वर्ग की भुजा उसको 2 गुना कर दो, वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दो। डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी थी 18, यहाँ पे रखेंगे अपन 2 इंटू 18 अपॉन 3 प्लस √5, तो 36/3 प्लस √5। इसी प्रकार अगर आपको वर्ग की भुजा 8 दे दिया तो ये हो जाएगा 16/3 प्लस √5। तो जिस तरीके से आपको वर्ग की भुजा दिया तो ये डायरेक्ट याद करने का तरीका है 2a/3 प्लस √5, 2a/3 प्लस √5। कोई भी आप कोई भी वैल्यूज रहे इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये वर्ग की भुजा है, ए बराबर वर्ग की भुजा है, आर से आप रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इफ एन एंगल इक्वल्स 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल का 2/3 मेजरमेंट ऑफ द एंगल। यदि कोई कोण अपने संपूरक के 2/3 के बराबर है तो कोण की माप ज्ञात करें। एक एक्स है, मैं मान लेता हूं एक एक्स है, दूसरा 2/3 एक्स। तो सप्लीमेंट्री संपूर्ण कोण है तो इनका योग होगा 180 डिग्री। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम आएगा तो इधर 3 + 2 5x बटे में 3 बराबर 180 डिग्री। इसे काटेंगे 5 तिया 15 5 6 30 36, एक्स बराबर 108 डिग्री। एक 108 डिग्री का है तो हमसे क्या पूछा है 2/3 वाला, तो 2/3 इंटू 108। इसे सॉल्व करेंगे 36 तिया 108 36 दूनी 72 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जो अपने पूरा कोण का 2/3 है उसकी वैल्यू पूछी है, तो 2/3 वाला एंगल की वैल्यू 72 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो भी आपके दोस्त भाई बहन एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए। चलिए थैंक यू।